Hello students, I am Pratima Singh. Welcome to our channel Cafe Study Point. स्टूडेंट क्लास 9 के साइंस के दूसरे चैप्टर का यह दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई विलयन लिया है, कोई सॉल्यूशन लिया है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आप विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक नहीं घोल सकते। अगर आपने कोई घोल लिया है और उसमें आपने चीनी मिक्स किया है, तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगा और चीनी तली में जमना शुरू हो जाएगा, यहीं पे इकट्ठा बच जाएगा वो, और भी अधिक आप उसको नहीं घोल सकते हैं। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी असंतृप्त विलयन, जब दी गई विलयन की मात्रा में और अधिक विलेय को घोला जा सकता हो तो यह असंतृप्त विलयन कहलाता है। अगर आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा विलयन लिया है जिसमें आप विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोल सकते हैं, तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात इसमें अभी घुलन शक्ति बाकी है, इसमें हम और चीनी या शक्कर या फिर नमक घोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन। आगे है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी अति संतृप्त विलयन, जब किसी विलायक में इसकी अधिकतम क्षमता से भी अधिक विलेय पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए, अर्थात जब संतृप्त अवस्था से भी अधिक विलेय की मात्रा किसी विलायक में मिलाने से जो विलयन बनता है उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है जब हम और चीनी घोलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन, यानी इसमें अभी जगह बाकी है, इसमें हम और चीनी या नमक घोल सकते हैं, तो इसको असंतृप्त बोलते हैं। और अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि चीनी इसमें घुलना बंद हो जाए और तली में इकट्ठा होने लगे, तो हम लोग बोलेंगे ये संतृप्त विलयन है, इसमें अभी और जगह बाकी नहीं है। लेकिन जब हम इसको गर्म करते हैं, इस विलयन को अगर हम लोग ताप देकर इसे गर्म करेंगे, तो हम देखते हैं कि इसमें हम और भी अधिक मात्रा चीनी की या नमक की घोल सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? अति संतृप्त विलयन, यानी ये संतृप्त होते हुए भी इसमें हम और चीनी अगर घोल सकते हैं या फिर घोलते हैं तो उसे अति संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन यानी निलंबन, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं अपितु माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। उदाहरण में हम लोग देखेंगे आटा जल मिश्रण या फिर बालू मिला जल, जल में निलंबित रेत कण। हम लोग देखेंगे कि जब हम ऐसे विषमांगी पदार्थों को पानी में घोलते हैं, जैसे रेत हुआ या फिर आटा हुआ, तो वो इसमें घुलता नहीं है, ये हमारे विलायक में घुलता नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग आपको दिखता है, ये समिष्ट में निलंबित रहते हैं, यानी अलग आपको थोड़ी देर अगर आप इसको रख देंगे तो ये नीचे जम जाएगा। ठीक है, ये जल में घुलता नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निलंबन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। यह एक विषमांगी मिश्रण है, ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं जिससे प्रकाश पुंज में उसका मार्ग देखा जा सकता है। शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि अथवा फिल्टरीकरण द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यह एक विषमांगी मिश्रण है। सस्पेंशन यानी निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी यानी जो पदार्थ
या फिर ऐसे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं, विलायक में घुलते नहीं, उसे क्या बोलते हैं? विषमांगी। तो ये विषमांगी पदार्थ है, ये जल में नहीं घुलता है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। आप इसमें देख रहे होंगे छोटे छोटे रेत के कण हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, पानी में अलग अलग हमको दिख रहे हैं। ये कण पानी में घुलते नहीं हैं, ये घुलनशील नहीं होते हैं बल्कि विषमांगी होते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश को फैला देते हैं, जिससे प्रकाश पुंज में उसका मार्ग देखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने प्रकाश पढ़ा होगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु दिखाई पड़ती है। जब रेत के कण पानी में डाले जाते हैं तो प्रकाश जब पानी के अंदर जाता है, ये कण उस प्रकाश को परावर्तित करते हैं और ये एक दूसरे से टकराकर आपकी आंखों तक पहुंचते हैं, जिससे कि हमें ये कण आसानी से देखे जा सकते हैं। हम इन कणों को पानी में तैरते हुए देख सकते हैं। ठीक है। शांत छोड़ देने पर ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। अगर हम लोग इसे शांत ऐसे छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हम देखेंगे कि ये नीचे तली में बैठ जाते हैं, यानी इसका निलंबन, ये घोल, इसका विलयन क्या है? अस्थायी विलयन है। ठीक है। जो पदार्थ घुल जाते हैं वो अस्थायी विलयन बनाते हैं और जो नहीं घुलते हैं वो अस्थायी विलयन बनाते हैं। छानन विधि अथवा फिल्टरीकरण द्वारा इन कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको छानेंगे तो हम इसे अलग कर सकते हैं। थोड़ी टाइम के लिए हम इसको रख देंगे और रेत या फिर आटा जो भी हमने इसमें मिलाया है, ये थोड़ी देर बाद नीचे तली में बैठ जाता है और हम लोग छान कर इसे अलग कर सकते हैं। पानी को हम अलग निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये है निलंबन के गुणधर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलाइड वह विलयन जिसमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर यानी 10 की घात -9 मीटर से 1000 नैनोमीटर यानी 10 की घात -6 मीटर के मध्य हो, कोलाइड कहलाता है। जैसे स्टार्च विलयन या फिर दूध हुआ या फिर रक्त हुआ, ये क्या है? कोलाइड है। कोलाइड में क्या होता है कि पानी में कुछ तत्व मिले हुए होते हैं और इन तत्वों का, इन पदार्थों का आकार इतना छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर जितना छोटा। इस वजह से ये कण हमको दिखते नहीं हैं। ठीक है। और इसे हम लोग कोलाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइड। चलिए आगे देखते हैं। परिक्षेपण माध्यम वह माध्यम जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल इसका है दूध में जल एक परिक्षेपण माध्यम है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा दूध में जल मिला होता है, तो जल क्या है? दूध में एक परिक्षेपण माध्यम है। पानी में कुछ पदार्थ या कुछ तत्व ऐसे मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से दूध बनता है। तो दूध क्या है? दूध में जल क्या है? एक परिक्षेपण माध्यम है। ठीक है। जिस माध्यम में, जिस पदार्थ में कोई चीज घुला होता है, कोई तत्व ऐसा घुला होता है जिससे कोई नया पदार्थ बनता है, तो उसको हम लोग परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। जैसे दूध में पानी मिला हुआ होता है, तो पानी क्या है? दूध का एक परिक्षेपण माध्यम। आगे है परिक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी कण जो विलायक जैसे माध्यम, परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहते हैं, परिक्षिप्त अवस्था बनाते हैं। जैसे दूध में वसा तथा लैक्टोज जल में परिक्षिप्त होकर परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने आपको बताया कि जब जल में वसा मिले हुए होते हैं और लैक्टोज मिलते हैं तो वह दूध बनाता है। ठीक है। ये परिक्षिप्त है यानी इसमें मिले हुए हैं, तो इस अवस्था में ये क्या बनाते हैं?
परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं और इससे दूध बनता है। ठीक है, दूध में क्या है, दूध में पानी है, ज्यादा मात्रा में पानी है और उसमें वसा और लैक्टोज मिले हुए होते हैं, यानी परिक्षिप्त होते हैं। तो इस अवस्था में परिक्षिप्त प्रावस्था बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों को निम्नलिखित 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कोलाइडी विलयनों को 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है ठोस और गैस। देखिए हमने एक चार्ट बनाया है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था यानी वो कौन सी अवस्था में आपको प्राप्त होता है, और परिक्षेपण माध्यम यानी किस माध्यम में वह मिला हुआ है, और प्रकार वह किस प्रकार का पदार्थ बनकर तैयार होता है। ठीक है, जैसे पहला है ठोस और गैस। ठोस और गैस जब मिक्स होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी ठोस है और परिक्षेपण माध्यम किसमें मिक्स होते हैं, ये गैस में मिक्स होते हैं, तो क्या बनता है, एरोसॉल। और इसका एग्जाम्पल है धुआं, वाहनों द्वारा उत्सर्जित धुआं, वायु में धूलकण। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा फैक्ट्रियों से जब धुआं निकलता है तो उसमें छोटे छोटे कार्बन के कण होते हैं, या फिर जब हम लोग बाहर कहीं जाते हैं तो बाहर वाहनों से निकलने वाला धुआं या फिर वायु में उड़ रहे छोटे छोटे धूल के कण, ये सब क्या है, ये एरोसॉल है। यानी इसमें गैस तो है, वायुमंडल में गैस है, उसमें ठोस यानी छोटे छोटे ठोस के कण वितरित रहते हैं, यानी परिक्षिप्त रहते हैं, इसलिए ये परिक्षिप्त प्रावस्था बनाते हैं। और इसका स्वरूप कैसा होता है, स्वरूप उसका गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन छोटे छोटे ठोस के कण उसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है, अगला है ठोस और द्रव। जब परिक्षिप्त प्रावस्था यानी यह ठोस में रहेगा और परिक्षेपण माध्यम द्रव में जब ये मिक्स होता है तो सॉल बनता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे मैग्नीशिया का दूध है, गारा, सल्फर, सॉल, गोल्ड सॉल, ये सब क्या है, ये सॉल के एग्जाम्पल हैं। सॉल यानी जिसको आप लोग बोल सकते हैं, आप लोगों ने तारकोल देखा होगा, एक गाढ़ा द्रव होता है। ठीक है, उसी के जैसे सॉल होता है। और तीसरा है ठोस और ठोस जब मिक्स करते हैं तो ठोस सॉल बनता है। ठोस सॉल में क्या होगा, कुछ रंगीन पत्थर या फिर दूध या कांच, ये सब क्या है, ठोस सॉल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये हम लोग का दूध या कांच है। और जब परिक्षिप्त प्रावस्था में द्रव यानी ये द्रव अवस्था में रहता है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, ठोस है, जिसमें ये मिक्स हुआ है, तो क्या बनता है, जेल बनता है। जैसे जेली हम लोगों ने खाया, हम लोग देखते हैं कि उसमें कुछ थोड़ा ठोस भी रहता है, थोड़ा लिक्विड में भी होता है, तो इसको जेल बोलते हैं। तो जेली है। दूसरा पनीर है, पनीर भी कुछ मुलायम होता है, यानी ये जेल है, ठोस और द्रव मिक्स है। और तीसरा है मक्खन, मक्खन भी हमारा इसी अवस्था में आता है, जल में। आगे है द्रव और गैस। परिक्षिप्त प्रावस्था यानी वो द्रव अवस्था में रहेगा, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें वो मिक्स है, कुछ पदार्थ मिक्स रहते हैं, वो क्या है, गैस। और ये क्या बनाते हैं, एरोसॉल बनाते हैं, यानी धुंध, कोहरा या फिर बादल। हम लोगों ने देखा है कोहरा या फिर बादल, ये सारे क्या हैं, एरोसॉल के एग्जाम्पल हैं, जब द्रव और गैस मिक्स होता है। ठीक है, तब ये बनता है। अगला है द्रव और द्रव। द्रव और द्रव जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, पायस। जैसे कि दूध है, जब द्रव यानी वसा और लैक्टोज जब मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, पायस बनता है, यानी दूध बनता है। ठीक, और फेस क्रीम बनता है,
ये भी आपका लिक्विड ही होता है, थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। और अगला है 7वां, गैस और ठोस। परिक्षेपण माध्यम क्या है, जिसमें मिक्स किया जाता है, वो ठोस है। और परिक्षिप्त प्रावस्था, उसकी जो अवस्था होती है वो लगभग गैस जैसी होती है, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, फोम बनाते हैं। इसमें ठोस और गैस आपने देखा होगा कि इसमें कुछ बुलबुले टाइप के होते हैं, उसमें कुछ जगह रहती है जिसमें हवा भरी हुई होती है, इसलिए इसको जब हम लोग दबाते हैं तो ये दबता है, ठीक है। इसमें आपका फोम, स्पंज, फ्यूमिक वगैरह आते हैं। अगला 8वां है गैस और द्रव। परिक्षिप्त प्रावस्था जो बनाते हैं वो गैस है, और परिक्षेपण माध्यम जिसमें ये मिक्स किए जाते हैं वो द्रव है। और प्रकार, इसमें भी फोम बनता है, जैसे कि शेविंग क्रीम, ठीक है। इसमें भी द्रव होता है, उसमें कुछ चीजें और भी मिक्स करके ज्यादा प्रेशर देके उसको झाग जैसा बनाते हैं और फोम बनता है, जिससे शेविंग क्रीम वगैरह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड के गुणधर्म। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड क्या है, एक विषमांगी मिश्रण। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि आंखों से नहीं देखे जा सकते। अगर आप दूध की ही बात करें तो इसमें वसा या लैक्टोज के कण इतने छोटे होते हैं कि आपको वो अलग, पानी से अलग नहीं दिखते हैं, बल्कि उसी में मिक्स रहते हैं। कोलाइडी कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उनके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जब कोलाइड को शांत अथवा स्थिर छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर नहीं बैठते, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है विषमांगी मिश्रण में क्या होता है, जब हम इसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वो तली में, बर्तन की तली में इकट्ठा हो जाता है, और इसे हम लोग फिल्टरीकरण या छानन विधि से अलग कर सकते हैं। लेकिन कोलाइड में क्या होता है, यह एक विषमांगी मिश्रण तो होता है, लेकिन इसे कुछ देर छोड़ने पर ये तली में बैठता नहीं है। जैसे हम दूध को ही ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ देर रखने के बाद पानी ऊपर आ जाता है और दूध नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये अस्थाई होते हैं, इनका विलयन अस्थाई होते हैं, ये अस्थाई नहीं होते, ठीक है। ये छानन विधि अथवा फिल्टरीकरण द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। इन्हें पृथक करने के लिए अब केंद्रन विधि का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये विषमांगी मिश्रण तली में बैठते नहीं है तो इसे हम छान कर अलग भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कण इसमें इतनी अच्छी तरीके से मिले होते हैं विलयन में कि उसको छानना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन इसे हम पृथक कर सकते हैं, किस विधि से, अब केंद्रन विधि से, और इस विधि को हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे, ठीक है। अगला है टिंडल इफेक्ट यानी टिंडल प्रभाव। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरण का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। कोलाइडी कणों यानी जब ये छोटे छोटे कण विलयन में मिलाए जाते हैं तब ये क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तित करते हैं और एक रास्ता, एक मार्ग बनाते हैं, जिससे कि हमें ये सारे कण, छोटे छोटे जो कण होते हैं, अच्छी तरीके से दिखते हैं। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया था। प्रकाश का एक गुण होता है, जब ये आंख पर, हमारी आंखों पर पड़ते हैं परावर्तित होके, तो वो वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती हैं। तो इसमें क्या होता है, विलयन में यानी द्रव में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं और इन छोटे छोटे किरणों से टकरा कर हमारे आंख पर वापस पहुंचती हैं, इस वजह से हमें ये सारे कण अच्छी तरीके से दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।